आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा और अर्थशास्त्र हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा सफर जो अकल्पनीय अमीरी से शुरू होकर गहरे शोषण तक जाता है। बिना किसी लाग लपेट के सीधे ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए हम भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की उस जटिल कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसने हमारे अतीत को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा 1901 में लिखे गए विलियम डिग्बी के इन शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि शुरुआती ब्रिटिश प्रशासकों ने इस देश और यहाँ के लोगों को सिर्फ एक शिकार की तरह देखा। सच कहूं तो आज का जो आधुनिक इंग्लैंड है ना, उसकी महानता की नींव में भारत की दौलत का ही हाथ है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि व्यापार के नाम पर शुरू हुई उस खुली लूट का ऐतिहासिक सच है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, 16वीं सदी में जब यूरोप के लोग समुद्री रास्तों से भारत की तरफ आ रहे थे, तब दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसी दिखती होगी। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि उस वक्त दुनिया की कुल जीडीपी में भारत का हिस्सा 25% था। जी हां, पूरी दुनिया की 1/4 दौलत। चीन के साथ मिलकर हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, और यही वो शक्तिशाली चुंबक था जिसने इन विदेशी ताकतों को अपनी तरफ खींचा। तो सवाल यह है कि आखिर दुनिया को भारत से चाहिए क्या था? मसाले, बेहतरीन सूती कपड़े, हाथीदांत, कीमती रत्न, चंदन, सागवान और दुनिया भर में मशहूर वुड स्टील। ये सब ऐसी चीजें थीं जिनकी डिमांड कभी कम नहीं होती। यूनान और रोम के साथ तो हमारा व्यापार सदियों से चल रहा था, लेकिन 16वीं सदी आते आते इन शानदार चीजों पर पूरा कब्जा जमाने की जो होड़ मची, उसने यूरोप को बेताब कर दिया। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म। आसान शब्दों में कहें तो ये तब होता है जब एक देश किसी दूसरे इलाके पर कब्जा कर लेता है, अपनी बस्तियां बसाता है और फिर वहां अपना खुद का राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम थोप देता है। भारत में भी बिल्कुल यही हुआ। जो रिश्ता सिर्फ व्यापार से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे पूरी तरह से गुलामी की जंजीरों में बदल गया। और ये सब रातों रात नहीं हुआ। कहानी शुरू होती है 1498 में, जब पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने कालीकट में अपना पहला कदम रखा। इसके बाद 1612 से 1690 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत से लेकर कलकत्ता तक अपने व्यापारिक अड्डे बना लिए, और पीछे पीछे 1674 में फ्रांसीसी भी पौंडीचेरी पहुंच गए। ये जो छोटी छोटी व्यापारिक चौकियां बन रही थी ना, यही असल में आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की आहट थीं। केरल के कप्पाकडाऊ में मौजूद एक स्मारक पत्थर ठीक उसी जगह की गवाही देता है जहां 1498 में वास्को डिगामा की नाव रुकी थी। ये महज एक पत्थर नहीं है, बल्कि आप इसे इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं जिसने भारत और यूरोप के बीच समंदर के रास्ते खोल दिए, और सच कहें तो पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत ही पलट कर रख दी। जैसे ही रास्ते खुले, यूरोपीय ताकतों के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। 17वीं सदी की शुरुआत में डच भी मैदान में आ गए, जिनका सीधा मकसद था केरल के मसालों के व्यापार पर पुर्तगालियों के एकाधिकार को तोड़ना। शुरुआत में ये पूरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने और व्यापारिक सत्ता के लिए थी। राजनीतिक कब्जे का ख्याल अभी तक उनके दिमाग में नहीं आया था। लेकिन फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जो विदेशी कंपनियां अब तक खुद को सिर्फ व्यापारी बता रही थीं, उन्होंने चुपके से हमारे स्थानीय राजाओं के आपसी मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। वो सिर्फ सामान नहीं बेच रहे थे, बल्कि एक राजा को दूसरे के खिलाफ फौजी मदद देने लगे। यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों से उठकर सीधे किंग मेकर यानी सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने लगी। और इसी दखल अंदाजी ने जन्म दिया इतिहास की सबसे कुख्यात रणनीति को, फूट डालो और राज करो। इन विदेशी ताकतों ने देखा कि हमारे राजा उत्तराधिकार और जमीन के लिए आपस में ही उलझे हुए हैं। बस उन्होंने इसी बात का पूरा फायदा उठाया, एक का साथ देकर दूसरे को कमजोर किया और आखिर में दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि खुद को सर्वोच्च सत्ता बनाने की एक सोची समझी चाल थी। शायद आप सोच रहे हो कि ऐसा करना इतना आसान कैसे था, तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 500। उस दौर में भारत कोई एक सिंगल राजनीतिक इकाई नहीं था। पूरे उपमहाद्वीप के 40% हिस्से पर 500 से भी ज्यादा रियासतें मौजूद थीं। अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में इनमें से कई शासकों ने अंग्रेजों का संरक्षण कबूल कर लिया, और इसी बिखरे हुए सिस्टम ने विदेशियों के लिए कब्जा करना बेहद आसान बना दिया। अब बंगाल का ही उदाहरण ले लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव ने एक बार बंगाल को धरती का स्वर्ग कहा था, क्योंकि वहां बेतहाशा आर्थिक और कृषि संपदा थी। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में वहां का टैक्स वसूलने का अधिकार आया, तो इस स्वर्ग का चेहरा
पूरी तरह से खौफनाक हो गया। यकीन मानिए, बंगाल की यही अपार दौलत उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित हुई। यहीं से शुरू होता है खुली लूट का वो काला दौर। कंपनी का फोकस सिर्फ एक था, ज्यादा से ज्यादा टैक्स निचोड़ना। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि खेती का क्या हो रहा है या शासन व्यवस्था कैसी चल रही है। विकास में निवेश ना के बराबर था। इस व्यवस्था का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, धन इकट्ठा करना, जिसने हमारे आम किसानों की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी। और इसका सबसे भयानक रूप देखने को मिला 1770 से 1772 के बीच ग्रेट बंगाल फैमिन, यानी बंगाल के महान अकाल में। लगातार फसलें खराब हो रही थीं, लोग भूखे मर रहे थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स कम करने के बजाय उसे और बढ़ा दिया। किसानों को हर हाल में नकद टैक्स चुकाने के लिए मजबूर किया गया। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक थोपा गया इंसानों का बनाया हुआ अकाल था। ये आंकड़ा सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। 1 करोड़। जी हां, करीब 10 मिलियन लोग उस भयानक अकाल में मारे गए। ये बंगाल की कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा था। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि यह नियति का खेल नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर अंग्रेजों की उन बेरहम टैक्स नीतियों का नतीजा था। विदेशी खजाने भरने के लिए हमारे आम लोगों ने अपनी जान देकर कीमत चुकाई। लेकिन जब जुल्म हद से गुजर जाता है तो बगावत भी होती है। संथाल विद्रोह के उस ऐतिहासिक मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ हमारे संथाल आदिवासी हैं जिनके हाथों में सिर्फ तीर कमान है और उनके सामने खड़ी है बंदूकों और तोपों से लैस आधुनिक ब्रिटिश फौज। हथियारों की इस भयानक असमानता के बावजूद उन आदिवासियों ने अपने अस्तित्व के लिए सीधे औपनिवेशिक ताकत से टकराने का फैसला किया। उनका साहस बेमिसाल था। संथालों का इरादा बिल्कुल साफ था, खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। लेकिन इसके जवाब में अंग्रेजों ने जो पलटवार किया वो बेहद क्रूर और अमानवीय था। उन्होंने पूरी बेरहमी से गांवों को जला दिया, हजारों संथालों की हत्या कर दी और उनके नेताओं को खत्म कर दिया। बगावत को भले ही गोलियों से दबा दिया गया हो, लेकिन इसने आने वाले कल के लिए आज़ादी की एक ऐसी आग जला दी जो फिर कभी नहीं बुझी। और ये प्रतिरोध की आग लगातार सुलगती रही। लगातार हो रही आर्थिक शोषण की वजह से किसान जमींदारों और साहूकारों के हाथों अपनी जमीनें गंवाने को मजबूर थे। इसी हताशा और अन्याय के बीच 1859 में नील विद्रोह शुरू हुआ, जब बंगाल के किसानों ने सीधे तौर पर यूरोपीय नील उत्पादकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये सारे विद्रोह इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि हमारे लोगों ने कभी भी चुपचाप गुलामी को स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों, इतिहास के इन पन्नों को पलटने के बाद अब एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। क्या यूरोपीय उपनिवेशवाद सच में कोई सभ्यता सिखाने का मिशन था, या फिर ये महज संपत्ति लूटने, लोगों को गुलाम बनाने और एक गहरे अन्याय की क्रूर विरासत थी? ऐतिहासिक तथ्य तो साफ तौर पर इसे एक सोची समझी लूट ही बताते हैं, पर अब आप खुद सोचिए कि इस अतीत ने हमारी आज की दुनिया को किस तरह आकार दिया है। ऐतिहासिक तथ्यों का हमारा ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।